हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आफरीन नाज अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर, आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मुझे पता है कि कुछ लोगों को इसमें ना डर लगता है कि मैम इसमें बहुत सारा चीज़ है जो हमें याद करना है, ऑक्सिन है, इनके हॉर्मोन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। फोटो पीरियडिज्म है, तो वर्नलाइजेशन है, मैम ये सारी चीज़ें ना याद नहीं होती, समझ तो आ जाता है बट याद ही नहीं होती। तो चलो आज जो है इसको थोड़ा सा हम लोग आसान करते हैं और फिर तुरंत जो है उसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ये चैप्टर बहुत ही आसान है बेटा, इससे हम हर साल जो है वो क्वेश्चंस आते ही हैं। ये जो हार्मोन है ना, उससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आ जाते हैं, कई बार जो है वो टेबल फॉर्म में आपको करके दे देता है, एग्जाम्पल दे देगा, हार्मोन दे देगा, है ना, या फिर फंक्शन दे देगा, हार्मोन का नाम दे देगा, और इस तरीके से वो पूछेगा मैच करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है इसमें आ जाते हैं। तो स्टार्ट करें हम लोग ये चैप्टर। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये चैप्टर जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है बेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा है, लिखा है आपको ग्रोथ। ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पे एक टर्म लिखा है डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या कोई फर्क होता है मैम, जो ग्रो कर रहा है वो डेवलप कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फर्क ग्रोथ और डेवलपमेंट में है। ठीक है, सो डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं ना, ग्रोथ मतलब क्या, किसी के सेल में डिवीजन हो रहा है, एक सेल से दो बना, दो से चार बना, चार से आठ बन गया, आठ से 16 बन गया, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है वो सेल का काउंट बढ़ते जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये उसके अंदर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, और सेल डिवीजन से उसके साइज जो है वो बढ़ रहे होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, क्या डेवलपमेंट भी हम उसी चीज को कहेंगे? नहीं, क्यों नहीं कहेंगे, क्या होता है डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट के अंदर दो चीजें आ जाती हैं बेटा, एक तो हो जाएगा आपका सेल डिवीजन, मतलब कि ग्रोथ की हम बात करेंगे, ठीक है, एंड दूसरा जो टर्म आ जाता है वो होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कहने का मतलब कि अगर हम लोग अपने, फिलहाल मैं अपनी अगर बात करती हूँ, है ना, तो मेरे बॉडी के अंदर या प्लांट्स की बॉडी के अंदर क्या हुआ है, डिवीजन हुआ है, तो वो उसका साइज जो है वो बढ़ गया। ठीक, अब उसमें क्या है, लीव्स का एक अलग फंक्शन है ना, रूट का एक अलग फंक्शन है, स्टेम का एक अलग फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जब शुरुआत में सेल बने होंगे, डिवाइड किए होंगे, तब तो सबके सब एक ही टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, और फिर उन सेल के अंदर क्या हुआ, उनको स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड किया गया, और अब वो एक अलग से फंक्शन काम कर रहे हैं, एक अलग तरीके का काम कर रहे हैं जो दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, वैरी कर रहा है। जैसे रूट का काम है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, वो हमेशा जमीन के अंदर ज्यादातर जो है वो कहाँ मिलेगा, जमीन के अंदर मिलेगा। ठीक है, स्टेम का काम है ये ऐसे इरेक्ट करके पेड़ को खड़ा रखता है। लीव्स की अगर हम लोग फंक्शन की बात करते हैं तो वो हम सब जानते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर देखो कि लीव्स जो है उसका अलग फंक्शन हो गया, रूट का अलग फंक्शन हो गया, है ना। तो ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन हुआ है, उनको हम स्पेशलाइज्ड फंक्शन दे रहे हैं कि बेटा ये लो। पहले हमने क्या किया, सेल को डिवाइड कर दिया, चलो जी डिवाइड हो गया। अब उसमें से हमने क्या किया, कुछ चार पांच सेल को उठाया, बोला कि आपको अब बाकियों से अलग काम करना है, आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनको एक अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शन दे दिया कि तुम ये काम करोगे ना तो इससे तुम्हारी पहचान होगी, और वो बन गया, वो अब फोटोसिंथेसिस करता है, वो अब लीव्स हो गया है। ठीक, उसी तरह से रूट को अलग उठाया गया, कुछ सेल्स को उठाया गया और उनको बोला गया अब आपको भी मैं अलग पहचान दूंगा। कैसे भाई, तो आप जो है वो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना और लीव्स तक उसको पहुंचाना। ठीक है, जिसके हेल्प से क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो ये रूट का अलग फंक्शन परफॉर्म कर दे दिया गया है, तो ये रूट जो सेल्स हैं उनमें डिफरेंशिएशन हुआ और वो बन गए रूट। समझ आ रही है बात? तो प्लांट के अंदर ग्रोथ जो है वो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, मतलब सारे सेल जो है वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है, तो हम उसको कहेंगे कि ये ग्रोथ है। डिफरेंशिएशन हम कब कहेंगे, डिफरेंशिएशन जब हम कुछ पर्टिकुलर सेल को एक स्पेशल फंक्शन दे देंगे कि ये भाई तुम्हारा काम है, ये तुम्हें करना है, बस उससे तुम्हारी पहचान बनेगी, है ना।
ठीक है, पहचान बनाना है ना, हम सबको अपना पहचान बनाना, अपनी आइडेंटिटी बनानी है, राइट? और बिल्कुल हम बनाएंगे, ठीक है। तो वो जो आइडेंटिटी हमें बनाएंगे वो कैसे बनेगा? हम कुछ अलग से काम कर रहे हैं, है ना? जैसे आप बहुत शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो ताकि डॉक्टर बन सको, ठीक है, या फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सको, है ना? ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है, तो डेवलपमेंट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन दोनों जब साथ में होगा तो हम कहेंगे कि प्लांट के अंदर हुआ है डेवलपमेंट। क्लियर है? सो डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर प्लांट फ्रॉम अ zygote follow a precise and highly ordered succession of events। ये जो डेवलपमेंट है प्लांट के अंदर, ये इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब उनके अंदर के कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ये डेवलपमेंट लाने के लिए, या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स हैं जो उनके अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डेवलपमेंट प्लांट के अंदर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोनों के कंट्रोल से होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, सो डेवलपमेंट इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोनों के हेल्प से होता है। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन दोनों होगा, जबकि ग्रोथ के अंदर साइज बढ़ रहा है, सेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, सेल का डिवीजन हो रहा है, बस ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, चलो जी, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं व्हाट इज ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, हम फिलहाल बात करेंगे किसमें? प्लांट्स की हम बात करेंगे, है ना, क्योंकि हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है ये, राइट? ठीक है, सो व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ जो है ये देखो बेटा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये हमने 11th क्लास के किस में पढ़ा है? फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ग्रोथ। और भी बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल हम ग्रोथ की बात करते हैं, बट ग्रोथ इज नॉट अ यूनिक फीचर। क्यों भाई? क्योंकि ग्रोथ जो है ये लिविंग में तो मिलेगा, साथ ही साथ नॉन लिविंग में भी मिलता है, इसीलिए, बट हाँ सारे लिविंग में मिलता है तो हम कहते हैं कि ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लिविंग की अगर हम बात करते हैं तो ये इरिवर्सिबल है। अगर हम लिविंग की बात करेंगे तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें इंक्रीज होता है साइजेस में, ऑर्गन्स में, है ना, उनके पार्ट्स में, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल सेल के अंदर भी उसका साइज बढ़ जा रहा है, ये हम कहते हैं ग्रोथ। अब ये ग्रोथ जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? तो उनके अंदर कुछ प्रोसेसेस होंगे, कुछ टूटेगा कुछ जुड़ेगा, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो ग्रोथ जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू होता है, और ये सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर होगा एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, प्लांट्स की ही बात कर लो, तो लीव्स को अगर हम ले लेते हैं तो वहां पर लीव का साइज, जब प्लांट शुरू में सीड को आपने सॉ किया, उससे जब सीडलिंग्स निकलते हैं उनमें जो लीव्स निकलता है वो कितना छोटा सा प्यारा सा साइज का होता है। ठीक है, फिर धीरे 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 उसका क्या होता है? साइज बढ़ता है। तो ये क्या हुआ? लीव के साइज में ग्रोथ हुआ, एक्सपेंशन ऑफ लीफ हुआ, वो ग्रोथ है। ठीक है, अब प्लांट का जो ग्रोथ है, अब हम फर्क देखेंगे प्लांट के ग्रोथ और एनिमल के ग्रोथ में। तो प्लांट का जो ग्रोथ है वो क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड कहने का मतलब कि प्लांट का ग्रोथ जो है वो कभी 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 नहीं रुकता। जबकि हमारी अगर बात करें तो हम क्या होते हैं? प्यूबर्टी अटेन करने के बाद हमारी हाइट जो है वो रुक सी जाती है। अब आफरीन मैम के अंदर हाइट नहीं बढ़ेगा, मेरा ग्रोथ अब नहीं हो रहा, मतलब हाइट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो, है ना? ठीक है, सो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो हमेशा होते रहता है, ताउम्र होते रहता है, जिंदगी भर होते रहेगा। जब तक वो जिंदा है तब तक उसकी हाइट जो है वो बढ़ती है। आपको नजर नहीं आता मैम? हमें नजर तो आता नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आप सोचो प्लांट का हाइट कितना लंबा, अगर उसमें 1 इंच 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा बढ़ भी गया तो हमें उतना पता कहाँ चलता है? अरे ये बात समझ में, बट होता जरूर है। प्लांट के अंदर ग्रोथ जो है वो पूरी जिंदगी भर होगा। ठीक है, तो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है मतलब इनडिटर्मिनेट है, डिटरमाइन नहीं किया गया है कि भाई तुम इतनी उम्र तक आते आते फिर तुम्हारे अंदर का ग्रोथ रुकेगा, नहीं, इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं कि ये आखिर इनडिटर्मिनेट हुआ कैसे, उनके अंदर ग्रोथ कंटिन्यूअसली होता क्यों है और हमारे अंदर क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक स्पेशल टाइप का टिश्यू जिसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है,
मेरिस्टम मिलता है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू मिलेगा। एंड मेरिस्टमैटिक टिश्यू की कैपेसिटी क्या होती है कि वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकता है, हमेशा। उसका उसकी कैपेसिटी ही ये है ना। जबकि हमारी बॉडी के अंदर इस टाइप के कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को नहीं मिलते। तो कंटिन्यूअसली उसके अंदर डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है तो प्लांट का बॉडी, उसके पार्ट्स जो है उनका ग्रोथ होते रहेगा, ठीक है। एंड क्योंकि मेरिस्टम की एक्टिविटी क्या है, डिवाइड करते रहना, सो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि प्लांट का जो ग्रोथ है वो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है, हमेशा ग्रो कर रहा है, ठीक है। सो प्लांट का ग्रोथ कैसा है, इनडिटर्मिनेट है एंड ओपन फॉर्म होता है, क्लियर। लेकिन क्या प्लांट जितना लंबा होता है उतना ही चौड़ा है? नहीं, है ना, ये तो बात मान रहे हो, ठीक है। सो प्लांट के अंदर ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड जरूर है, ओपन फॉर्म जरूर है ना, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही ग्रो कर रहा है और बाकी जगहों पर ग्रोथ उसकी रुक जाती है। तो लोकलाइज्ड ग्रोथ हम कहेंगे, एक स्पेसिफिक एरिया में ही ग्रोथ हो रहा है और बाकी पूरे पार्ट में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। सो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होगा बेटा, ये इनडिटर्मिनेट, ओपन फॉर्म एंड लोकलाइज्ड ग्रोथ होगा। एनिमल के अंदर ग्रोथ कैसा होता है, डिटर्मिनेट होता है ना, एंड लेकिन हमारी बॉडी में लोकलाइज्ड ग्रोथ नहीं है, ऐसा नहीं है, इक्वल प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी में ग्रोथ होता है। अगर हमारी हाइट बढ़ रही है तो जो है हमारे लिम्स, हमारे बॉडी एक्सियल पार्ट, वो सारे का ग्रोथ जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। जबकि इनके अंदर क्या है, लोकलाइज्ड ग्रोथ होता है। क्लियर हो गया? चलो जी, एकदम बेसिक बेसिक सा चीजें हैं, मजे आ रहे हैं ना, एकदम कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है ना। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि प्लांट के अंदर जो हम ग्रोथ देखेंगे वो कितने टाइप का ग्रोथ हो सकता है। तो प्लांट के अंदर ग्रोथ बच्चे दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग टाइम पे होगा, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब बाद में ग्रोथ होगा, इतना तो हमने समझ लिया है ना। प्राइमरी ग्रोथ जो है ये आपके कहां पर हो रहे हैं, सो रूट अपाइकल मेरिस्टम एंड देखो शूट अपाइकल मेरिस्टम। अब ये सारी चीजें उन बच्चों को क्लियर होंगी जिन्होंने टिश्यू वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। सो नहीं भी क्लियर है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, इसको क्लियर कर देती हूँ। क्या होगा, रूट अपाइकल मेरिस्टम कहने का मतलब कि प्लांट का जो रूट वाला पार्ट है उसके एपेक्स में, उसके टिप में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उनको हम कहते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टम। प्लांट का जो शूट वाला पार्ट है उसके टिप वाले पोजीशन पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, उनको हम कहते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टम। सो प्राइमरी ग्रोथ से बेसिकली प्लांट की हाइट बढ़ेगी, क्योंकि जो रूट अपाइकल मेरिस्टम है वो रूट को और लंबा करेगा, जो शूट अपाइकल मेरिस्टम है वो शूट को और लंबा करेंगे, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती है, प्लांट इलोंगेट होता है। सो ये प्राइमरी ग्रोथ हो गया, ठीक। सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है सबसे पहला कि सेकेंडरी ग्रोथ सारे प्लांट्स के अंदर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये प्लांट की हाइट नहीं बढ़ाता, ये प्लांट को मोटा करता है, चौड़ा करता है ना, गर्थ को बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा बैम्बू का प्लांट, अगर आपने देखा होगा, है ना, सो वो कैसा होता है, उसकी हाइट तो बहुत होती है लेकिन चौड़ाई इतना सही है, इतना सही चौड़ा है तो होता है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। सो कौन कौन सा ऐसा प्लांट है जिनके अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो एंजियोस्पर्म के डाइकॉट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है एंड जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब एंजियोस्पर्म के मोनोकॉट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा। सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होगा, कौन है रिस्पॉन्सिबल इस सेकेंडरी ग्रोथ को कराने के लिए, तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा आपका जो वेस्क्यूलर कैम्बियम होता है और जो कॉर्क कैम्बियम होता है, ये दोनों कैम्बियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। और इससे प्लांट का क्या बढ़ रहा है, गर्थ बढ़ रहा है, उसकी चौड़ाई बढ़ रही है,
ठीक है, तो दो टाइप के प्लांट के अंदर ग्रोथ हमने देख लिया है, एक होता है प्राइमरी ग्रोथ, दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रोथ। अब यहां पर आते हैं कि ये जो ग्रोथ है बच्चा, ये मेजरेबल है ना, मेजरेबल है। ठीक है, कि अगर ग्रोथ हो रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। अब ग्रोथ, अगर एक सेल है, अगर एक सेल है हमारे पास, ठीक, ये एक सेल है, तो इसके अंदर ग्रोथ हो रहा है, तो ये सेल बना हुआ किससे है? ये सेल बना है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। प्लांट है तो सेल वॉल भी होगा, सेल वॉल हो गया। इधर अंदर हम एक ले लेते हैं जिसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, है ना। और इसके अलावा अंदर वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, यहां पर आ जाओ, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये सेल के अंदर ग्रोथ हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? अगर डिवीजन नहीं दिखा रहे फिर भी हम कह रहे हैं कि सेल के अंदर ग्रोथ हुआ है, तो क्या होगा कि उसका जो लिविंग मैटर है दैट इज द प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। उसका साइज, उसके अंदर जो है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सेल का ग्रोथ हो रहा है मतलब कि उसके प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है उसका अमाउंट, तो हम कहेंगे कि हाँ सेल में ग्रोथ हो रहा है। ठीक, लेकिन क्या आप सेल के प्रोटोप्लाज्म को काउंट कर पाओगे, मेजर कर पाओगे? बहुत दिक्कत होगी, बहुत मुश्किल वाली चीज है। क्योंकि आप सोचो ना कि एक छोटू सा सेल, जो सेल हमें दिखता ही नहीं है, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप एंड ऑल की जरूरत पड़ रही होती है, पड़ती है ना। ठीक है, सो उस सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्म, उसका साइज बढ़ गया, ये हम कैसे मेजर कर पाएंगे? तो बहुत मुश्किल वाली चीज है। तो हमने क्या रखा कि अगर प्लांट के अंदर ग्रोथ हुआ है, फिर हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं? तो अलग अलग पैरामीटर हमने रख दिया उसको मेजर करने का। क्या रख दिया? अब यहीं पे इसी की बात अगर आप सोच लो, तो ये आपका प्रोटोप्लाज्म का साइज जो है इंक्रीज कर गया, है ना। जब इंक्रीज नहीं किया था उसका हमने वजन ले लिया, वेट कर लिया, और फिर कुछ दिनों के बाद जब प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ गया, हमने उसका वेट कर लिया, तो वेट ज्यादा मिलेगा, मतलब ओवरऑल प्रोटोप्लाज्म बढ़ा है, मतलब ग्रोथ हुआ है। आई बात समझ में? तो वेट, चाहे फ्रेश वेट हम ले लें या ड्राई वेट प्रीवियस, और फिर बाद में इस तरीके से निकाल लें, है ना, तो क्या पता चल जाएगा, वेट के हिसाब से हम बता देंगे कि हाँ इसके अंदर ग्रोथ हुआ है। पहला तरीका। दूसरा कि अगर प्लांट है, ठीक है, और प्लांट का हाइट कुछ यूं है, इतना है, और कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि ये प्लांट का हाइट इतना हो गया, तो हाइट नाप लो भाई, ग्रोथ दिख गया। ठीक, अब इसी तरह से अगर कोई लीफ है, जो भी मैंने कहा था इतना छोटा सा है, स्टार्टिंग में इस तरह से है, और एक हफ्ते के बाद हम उसको जाकर के देख रहे हैं इसका साइज जो है ये इतना बढ़ गया, तो ये क्या है, ये ग्रोथ है। लीफ के सरफेस एरिया को, वॉल्यूम को इस तरीके से अगर आप देख लोगे, है ना। साइज ऑफ सेल तो अपने पहले, सबसे पहले ही बता दिया। ठीक है, इसके अलावा और क्या है कि इसको हम मेजर कैसे करते हैं? सो एक आता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सानोमीटर, जिसके थ्रू हम ग्रोथ को मेजर करते हैं। ठीक है, ये क्या आता है, ऑक्सानोमीटर। ये ऑक्सानोमीटर कैसा होगा, इस तरह का, ऐसा ऐसा आता है, मतलब एक स्ट्रेट इस तरह से रॉड जैसा होगा, उसमें यहाँ पे लगा रहेगा एक मशीन टाइप का, एंड इसी में आपने लीफ को डाल देना है, प्लांट के हाइट को जो है वो मेजर कर लेना है, और फिर बाद में इसके हेल्प से आप दोबारा उसको मेजर करोगे तो बता देगा कि कितना ग्रोथ हुआ है। ऑक्सानोमीटर, ये आपको याद रखना है बेटा कि ग्रोथ को मेजर हम कैसे कर सकते हैं, ऑक्सानोमीटर के हेल्प से कर सकते हैं। और ग्रोथ को मेजर करने का अलग अलग पैरामीटर होता है ना। वो क्या क्या पैरामीटर है ये, ठीक। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, तो एक सिंगल मेज रूट, मेज रूट समझ रहे, ठीक है। अब रूट है तो रूट अपाइकल मेरिस्टम होगा, है ना। जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है ना बेटा, बस वहीं पे डिवीजन होगा, वहीं पे आपको ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जगहों पर नहीं होता, इसीलिए तो लोकलाइज्ड है, क्योंकि मेरिस्टमैटिक टिश्यू ही स्पेशल जगहों पर ही देखने को मिलेगा, और जहां देखने को मिल रहा है वहीं पे ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, सो अगर मेज के रूट अपाइकल मेरिस्टम की हम बात करें, तो वहां पर
क्या होता है, 1 घंटे में वो सेल कितना डिवाइड करके नया सेल कितना बना देता है, मोर देन 17,500 न्यू सेल जो है वो हर 1 घंटे में बनता है। क्लियर? ठीक है, तो मेज रूट अपाइकल मेरिस्टम में हमने क्या देखा, सेल का नंबर बढ़ करके क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता। जैसे वाटरमेलन की अगर हम बात करते हैं तो वाटरमेलन में सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो बढ़ता है बहुत ज्यादा, मतलब सेल का साइज एक्चुअल में बढ़ रहा है। ठीक, और सेल का साइज कितना बढ़ता है, अपने ओरिजिनल साइज से, अपने ओरिजिनल साइज मतलब जो पहले उसका साइज था उससे लगभग 3,50,000 टाइम जो है सेल का साइज बढ़ जाता है। सोचो कि किसी में ग्रोथ काउंट को बढ़ा रहे हैं, किसी में ग्रोथ हम देख रहे हैं साइज को बढ़ते हुए, बट ये दोनों ही ग्रोथ है, दोनों ही ग्रोथ है। तीसरा, पॉलिन ट्यूब। पॉलिन ट्यूब समझते हैं, जर्मिनेशन होता है पॉलिन ट्यूब का जब पॉलिनेशन होता है तब, है ना। सो ये जो पॉलिन ट्यूब है ये जर्मिनेट करेगा और फिर इसका साइज बढ़ेगा और तब जाकर के आपका जो मेल गामिट है वो आपके एग के पास पहुंच रहा होता है और फर्टिलाइजेशन होगा इन केस ऑफ प्लांट, है ना। ठीक है, सो ये जो पॉलिन ट्यूब है उसका साइज बढ़ना, उसका लेंथ बढ़ना इज द ग्रोथ ऑफ द पॉलिन ट्यूब। ठीक, उसी तरह से लीव्स के बारे में अभी हमने बात कर लिया कि ये जो डॉर्सी वेंट्रल लीव्स है या फिर आइसोबाइलेटरल लीव्स, आइसोबाइलेटरल लीव्स आपको कहाँ मिलेगा, मोनोकॉट में। डॉर्सी वेंट्रल लीव्स आपको कहाँ मिलेगा, डाइकॉट में, है ना। सो ये जो लीव्स है इसका सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी ग्रोथ है। क्लियर हो गया, तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल देख लिया है ग्रोथ का भाई। अब हम बढ़ते हैं आगे, फेजेस ऑफ ग्रोथ की हम बात करेंगे। हम क्या बात करेंगे अब, फेजेस ऑफ ग्रोथ की, कि जो ग्रोथ हो रहा है ना, उसके 3 फेज हो जाते हैं बेटा। एक हो जाएगा आपका सेल का डिवीजन हो जाएगा, फिर हो जाएगा सेल का इनलार्जमेंट और तीसरा हो जाएगा सेल का मैच्यूरेशन। अब ये सब सारी चीजें क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर आ जाते हैं कि अगर ग्रोथ हो रहा है ना, तो सेल डिवाइड तो कर रहा है। ठीक है, और सेल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर जैसे ये ले लिया है या हमने यहाँ पर ऐसे रूट ले लो, ये ऐसे हमने ऐसे रूट ले लिया। ठीक है, सो अभी यहाँ पर अगर अगर हम इस रूट की ही बात करते हैं तो इस रूट के टिप में मतलब ये वाला पार्ट तो रूट कैप है, इसको नहीं कंसिडर करना। इसके अलावा जो है ये इतना जो पार्ट है ये आपका रूट का टिप वाला पार्ट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं मतलब ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये कैसा सेल्स है बेटा, ये है आपका मेरिस्टेमेटिक सेल, है ना। और ये क्या करेगा, डिवाइड कर रहा है कंटिन्यूअसली। अब ये डिवाइड किस तरफ कर रहा है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिवीजन जो होगा बेटा ये किस तरफ होगा, सोचो सोचो, टुवर्ड्स द बेस होता है। किधर होता है, टुवर्ड्स द बेस होता है। बेस क्या हो गया, ये देखो ये वाला पार्ट। अब इसके ऊपर ये अगर जमीन हम लोग ले ले तो इसके ऊपर का जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, आपका शूट का पार्ट कहलाएगा, है ना। तो ये जो रूट के अंदर जो डिवीजन हो रहे हैं, एक सेल से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी जो चीजें हो रही हैं, डिवीजन जो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द बेस होगा, मतलब ऐसे होगा। ठीक, जैसे लेकिन अगर हम शूट की बात कर लेते हैं तो वहां पर भी ग्रोथ किधर होता है, डिवीजन किधर होता है, टुवर्ड्स द बेस होता है। ऐसा ये ध्यान रखना है कि टुवर्ड्स द बेस होता है। और बेस कहाँ है, वो वाला पार्ट जो जमीन से जुड़ा हुआ है, उसके नीचे रूट वाला पार्ट, उसके ऊपर शूट वाला पार्ट, और दोनों का ग्रोथ टुवर्ड्स द बेस हो रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से होगा क्या, ओवरऑल प्लांट की हाइट जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक फेज की, सेल डिवीजन। अब यहाँ पर देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ प्रेजेंट है, उसमें कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअसली डिवीजन होगा। डिवीजन होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो आप याद करो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, उनके अंदर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उनके सेल की।
है ना। तो साइटोप्लाज्म या जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, अच्छे साइज का आपका न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, थिन होगा, प्राइमरी सेल वॉल मिलेगा, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेल वॉल नहीं देखने को मिलता है। प्लस इसमें जो है वो बहुत सारा भरा हुआ होगा, अबंडेंट नंबर में आपको प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होगा, जिसके हेल्प से सेल्स एक दूसरे से बात कर पाएंगे कि हाँ तुम्हारे अंदर वो मटेरियल पहुंचा, हाँ पहुंच गया, अच्छा ठीक है, मेरे अंदर नहीं पहुंचा है अभी तक, है ना। तो क्या किसकी क्या जरूरत है वो कम्युनिकेट कर पाते हैं ये प्लाज्मोडेस्माटल के हेल्प से। ठीक है, चलो। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स देखने को मिल रहे हैं वो कैसे होंगे, साइज में छोटे होंगे, प्रोटोप्लाज्म में रिच होंगे, न्यूक्लियस कॉन्स्पिकियस होगा, सेल वॉल सिर्फ प्राइमरी मिलेगा, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होगा, प्लस कंटिन्यूअसली डिवीजन अगर हो रहा है तो एनर्जी बहुत ही चाहिए, और एनर्जी बहुत ज्यादा के लिए इनको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा चाहिए, और उस न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब हाई रेस्पिरेशन रेट भी होगा। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले यहां पर डिवीजन हो रहा है तो ये कहलाएगा मेरिस्टेमेटिक फेज। और अगर हम प्लांट्स की ही बात करते हैं, रूट की बात कर लेते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये मेरिस्टेमेटिक जोन कहलाता है। ये क्या है, ये है आपका मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक। अब इसमें ग्रोथ हो रहा है और किधर हो रहा है, टुवर्ड्स द बेस हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये इतना जो पार्ट है ये कहलाता है इलोंगेशन जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन। ये क्या कहलाता है, जोन ऑफ इलोंगेशन। हाँ, ठीक है। जोन ऑफ इलोंगेशन मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने के बाद जो सेल अब डिवाइड नहीं करना उनको क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ पुश करते रहे। ठीक है, मतलब कि ये एक सेल ऐसा था, ये डिवाइड करके दो सेल बना, और इन दोनों सेल को इसने ऊपर की तरफ पुश कर दिया, और फिर ये डिवाइड करके और सेल बनाएगा, तो और सेल बनाएगा तो ये ऊपर वाला और ऊपर जाएगा, है ना। ऐसे डिवीजन इसमें होता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनलार्जमेंट हो रहा है। ठीक है, सेल का एनलार्जमेंट हो सकता है, नंबर जो है वो बढ़ सकते हैं, तो इलोंगेशन हो सकता है। ठीक है, सो प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन, ये क्या है, प्रॉक्सिमल का मतलब है नियर, किसके नजदीक, मेरिस्टेमेटिक जोन के नजदीक में जो आपको पार्ट देखने को मिल रहा है वो कहलाएगा प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन। इनके इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें जो है सेल, है ना, सेल क्या हो रहा है, अब सेल डिवाइड ये वाला नहीं कर रहा, मेरिस्टेमेटिक सेल जो डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज करेगा उसको भेज देगा जोन ऑफ इलोंगेशन में, और वहां पर अब सेल के अंदर क्या होगा, स्पेशलाइज्ड हम उसको फंक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो करने जा रहे हैं, अभी किया नहीं है, तो उससे पहले हम कुछ तैयारियां करेंगे, है ना। और वो तैयारियों में क्या करेंगे, तो उसके अंदर जो है वैक्यूल का साइज जो है वो बढ़ाएंगे, सेल वॉल को, और सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल, जैसे जरूरत है उस तरह से सेल वॉल को हम डिपॉजिट करेंगे। तो ये होता है इनलार्जमेंट में या इलोंगेशन फेज में। और फिर उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट हो जाएगा, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, ये मेरा कर्सर कहाँ गया, खो गया, ये रहा। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट हो जाएगा बेटा, इसको हम कहते हैं मेरिस्ट, सॉरी क्या होता है, मैच्यूरेशन जोन या जोन ऑफ मैच्यूरेशन, जोन ऑफ मैच्यूरेशन, जोन ऑफ मैच्यूरेशन। यहां पर क्या होगा, सेल मैच्योर हो चुका है, मैच्योर हो चुका है मतलब सेल को हमने प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर दिया है, अब वो अपना वो काम करेगा। तो यहां पर होगा क्या, जोन ऑफ जो मैच्यूरेशन होता है ना, वहां पर सेल में इस तरह से ब्रांचेस आ जाते हैं जिनको कि हम रूट हेयर्स कहेंगे, सेकेंडरी रूट कहते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। तो ये है जोन ऑफ मैच्यूरेशन। इसमें क्या है कि सेल रीच मैक्सिमम साइज एंड टर्म ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर टिश्यू। अब ये स्पेशल फंक्शन जो है ये परफॉर्म करने लगते हैं। तो ये ग्रोथ का तीन फेज होता है, एक होगा जहां पर सेल का डिवीजन होगा, उसको हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक फेज। फिर सेल डिवाइड करने के बाद अब उसके अंदर क्या होगा, सेल वॉल का थिकनिंग होगा, इसके अलावा उनके वैक्यूल का साइज बढ़ेगा, ये कहलाता है सेल एनलार्जमेंट। और उसके बाद जो है उनको स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म कर दिया जाएगा, डिफरेंशिएशन फेज हो जाएगा जिसको हम कहेंगे सेल मैच्योरेशन। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ग्रोथ रेट।
क्या है बात करेंगे अब है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट, रेट का मतलब क्या होता है? देखो कहीं पर भी आप ले लो, रेट जहां पर भी आप देख रहे हो मतलब कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है कि 1 घंटे में कितना ग्रोथ हुआ, 1 दिन में कितना ग्रोथ हुआ, 1 हफ्ते में कितना ग्रोथ हुआ, वो कहलाएगा ग्रोथ का रेट क्या है। ठीक है, रेट का मतलब ही टाइम से रिलेटेड होता है बेटा, कहीं पर भी आप देख लेना, है ना। सो इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कितना ग्रोथ हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम हमने ले लिया है, उस टाइम में कितना ग्रोथ हुआ है वो कहलाता है ग्रोथ रेट। वो क्या कहलाएगा? ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट जो है बच्चे, इसको, ये जो ग्रोथ है ना, ये 2 टाइप का ग्रोथ हमें देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर। 2 टाइप का ग्रोथ कहने का मतलब क्या? एक टाइप का जो ग्रोथ होता है वो होता है अरिथमेटिक ग्रोथ, और दूसरा होता है जियोमेट्रिक ग्रोथ। दूसरा क्या होगा? जियोमेट्रिक ग्रोथ होता है। एक क्या है बेटा? एक है आपका अरिथमेटिक ग्रोथ है, और दूसरा क्या है आपका? जियोमेट्रिक ग्रोथ है ना। अब अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ कहने का क्या मतलब है, इसको के लिए हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं, ये देखो एनसीईआरटी की इमेज लेकर के आई हूँ आपके लिए। ये है आपका अरिथमेटिक ग्रोथ। इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये देखो, इसमें आपका ये एक सेल था, ये एक सेल था, इसने डिवाइड किया और 2 सेल बना लिया, 2 सेल बना लिया। ठीक, अब 2 सेल बनने के बाद होगा क्या कि ये सेल जो है ये मैच्योर हो गया, मतलब अब ये जो है ये परमानेंट हो गया। ठीक है, ये कैसे सेल हो गए? ये परमानेंट हो गए, मतलब अब ये डिवाइड नहीं करेगा। तो डिवाइड कौन कर रहा है? ये। अब ये डिवाइड करेगा तो कितने सेल बने? 2 सेल बने। अब इस 2 सेल में ये सेल फिर से क्या हो गया? मैच्योर हो गया, परमानेंट इसमें चला गया, अब ये भी डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल बचा है, अब इसके अंदर डिवीजन हो रहा है, और फिर ये डिवाइड करके 2 बनाएगा। 2 बनाने के बाद ये फिर जो है वो परमानेंट बन गए। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये मेरिस्टेमेटिक था, इसने डिवाइड करा, फिर से 2 बनाया। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर जो है ये क्या हो रहा है, यहां पर आप देखो कि डिवीजन कितनी बार हुई, 1 2 3 4, 4 बार जब डिवीजन हुआ तो आपको नंबर ऑफ सेल कितने देखने को मिल रहे हैं? 4 बार डिवीजन होने के बाद आपको जो नंबर ऑफ सेल देखने को मिलेगा वो एक ये मिलेगा। ये तो मिलेगा नहीं बेटा, क्योंकि ये तो डिवाइड कर गया आगे, है ना, तो ये तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो है ये जो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो चुका है वो आपको मिल रहा है, ये एक मिलेगा, ये एक मिलेगा, दूसरा ये नहीं मिलेगा, फिर ये मिलेगा, तीसरा ये नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद ये 4 और ये 5। मतलब 4 बार जब सेल का डिवीजन हुआ है, 4 टाइम्स जब सेल डिवाइड किया है, 4 टाइम जब सेल डिवाइड किया है, तो आपको नंबर ऑफ सेल कितने मिल रहे हैं? नंबर ऑफ सेल कितने मिल रहे हैं? 5। ठीक है, तो इस तरह का सेल का डिवीजन अगर होता है उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सेल डिवीजन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सेल डिवीजन। इसमें जब हम कर्व बनाएंगे, अच्छा रुको, हम लोग ग्राफ की बात करेंगे थोड़ी देर में, यहां पर आ जाते हैं। दूसरे टाइप का जो ग्रोथ होता है उसको हम क्या कहते हैं? जियोमेट्रिक कहते हैं। जैसे एक सेल था, अब यहाँ पर ये एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाया, अब इसमें से कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सबके, सॉरी, परमानेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सबके सब मेरिस्टेमेटिक है और सब में डिवीजन हो रहा है, तो ये 2 से फिर 4 बन जाएगा, फिर 4 से कितने बनेंगे? 8 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, है ना, ये इस तरह से। ठीक है, डिवीजन इसमें कितना हुआ? इसमें भी हम चलो 4 बार ही डिवीजन ले लेते हैं। 1 2 3 4, 4 बार जब डिवीजन हुआ तो आपको कितने सेल के एक नंबर मिल रहे हैं? यहां देखो, काउंट करो, तो यहां पर मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब दो, एक से बना 2, ठीक, 2 से बना 4, 4 से बना 8, और 8 से बनेगा 16। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 to the power n लग जाता है ना। 2 to the power n, n क्या होगा? नंबर ऑफ डिवीजन हो गया, नंबर ऑफ क्या हो गया? डिवीजन हो गया। तो 2 to the power अगर 4 है, 4 बार डिवाइड किए थे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। समझ आई बात? ठीक है, जबकि यहां पर जो है वो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ डिवीजन निकालने के लिए क्या करना है?
n+1 कर देना है। क्या करना है? n+1। n क्या है? नंबर ऑफ सेल डिवीजन। तो 4 बार हमने सेल डिवाइड करा था, +1, तो नंबर ऑफ सेल कितना मिलेगा? 5। यहां पर कितना मिलेगा? 2 × 2 × 2 × 2 कर लिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना हो गए? 16 सेल हो गए। क्लियर है कैसे निकालते हैं अरिथमेटिक, कैसे होता है जियोमेट्रिक? अब यहां पर आप सोचो कि अरिथमेटिक सेल डिवीजन जो है कहां पर होगा और जियोमेट्रिक कहां पर होगा। तो जो मेरिस्टेमेटिक, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो ये सारी जगहों पर देखने को आप मिल रहे हैं, वहां पर आपको किस तरह का डिवीजन होगा? एम्ब्रायोनिक स्टेज में जो डिवीजन होगा वहां पर कंटिन्यूअसली क्या होता है? डिवीजन ही होते रहते हैं, है ना। जो एम्ब्रायोनिक स्टेज में जो डिवीजन होता है वहां पर आपको कंटिन्यूअसली डिवीजन होगा, वहां पर आपको जियोमेट्रिक सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूनिसेल्यूलर सेल की अगर हम बात कर लेते हैं तो उनके अंदर जो डिवीजन देखने को मिलेगा, यूनिसेल्यूलर सेल नहीं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर लेते हैं तो उनके अंदर जो आपको डिवीजन देखने को मिलेगा वो जियोमेट्रिक होगा। एरिथमेटिक ग्रोथ जो है ये आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? अब हम बात करते हैं यहां पर इनके ग्राफ की, कि अगर दोनों के लिए हमने ग्राफ प्लॉट करना है तो इधर हम क्या ले लेते हैं? इधर हम ले लेते हैं हाइट, इधर हम ले लेते हैं हाइट, ठीक है। इधर हमने ले लेना है टाइम, है ना। और ये जो ग्रोथ है ये कैसा ग्रोथ है बेटा? ये देखो, शुरू में 1, फिर 1 से 2, फिर बढ़ा 3, फिर बढ़ा 4, फिर बढ़ा 5, फिर बढ़ा 6। इस तरह से एक एक इसका नंबर जो है वो बढ़ रहा है जब हम सेल को डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह का कर्व जो है वो कहलाएगा आपका लीनियर कर्व। कैसा कहलाएगा बेटा? लीनियर कर्व बनाता है ना। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? LT = L इनिशियल इन प्लस RT, ये है, ठीक है। LT मतलब एक पर्टिकुलर टाइम हमने ले लिया, है ना। तो इनिशियल स्टेज में उसका लेंथ कितना था और फिर बाद में जो है कितना हो गया है, कितने टाइम के बाद, वो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी एग्जांपल लेकर के हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं जियोमेट्रिक कर्व के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये रहा जियोमेट्रिक का जो कर्व आता है, ये आपका सिग्मोइड कर्व है बेटा, सिग्मोइड कर्व होता है ना। यहां पर भी हमने ले लेना है हाइट, हमने लिया है इस साइड में, और इस साइड में हमने लिया है टाइम, टाइम हमने लिया है। अब इसमें जो ग्रोथ होता है वो देखो, शुरू में तो 1 से 2 सेल बना, फिर 2 से 4 सेल बना। तो स्टार्टिंग में जो ग्रोथ है वो कैसा होता है? स्लो होता है। सो स्टार्टिंग में जो ग्रोथ है ये कैसा है? स्लो है। ये है इसका लैग फेज, ये धीरे धीरे। अब उसके बाद अचानक से अब जब 4 सेल बन गए तो 4 से जब ग्रोथ होगा, 4 के बाद जब डिवीजन होगा तो 4 से 8 नहीं बनेंगे, 4 से सीधे 16 सेल बन जाएंगे। 4 से सीधे कितना बन जाएंगे? हाँ, मतलब ये धीरे धीरे करके इसमें ग्रोथ होता है। शुरू में क्या हुआ? 1 से 2 सेल बना, 2 से 4 सेल बना, 4 से 8 सेल बना। तो ये स्टार्टिंग में जो ग्रोथ है वो ऐसे धीरे 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 करके हो रहा है, ठीक है। लेकिन अचानक से फिर उसके अंदर ग्रोथ, अगर 8 सेल है तो 8 से सीधे 16 बन जाएगा, 16 सेल है तो 16 से सीधे 32 हो जाएगा, 32 से सीधे 64 हो जाएगा, 64 से सीधे 128 हो जाएगा। तो आप देखो कि यहां पर बाद में इसका ग्रोथ जो है एकदम पीक पकड़ेगा, बहुत ही फास्ट ग्रोथ होगा, ठीक है। और बहुत फास्ट ग्रोथ होने के बाद फिर ये होते रहेगा? नहीं, क्या होगा? रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि इसके आसपास की चीजें इसको और ग्रो नहीं करने देंगी। क्यों भाई? रिसोर्सेस अगर लिमिटेड हो जाए तो ग्रोथ करने के लिए, अभी हमने देखा कि हाई एक्सपेंडिचर चाहिए, एनर्जी का खर्च होता है बहुत सारा, और एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर इन दोनों की हम कमी कर दे तो ग्रोथ अपने आप रुक जाएगा, है ना। तो बहुत ज्यादा ग्रो करने के बाद क्या हो जाएगा? ये जो है वो स्टेशनरी हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। सो ये स्टार्टिंग में जब थोड़ा सा ग्रोथ होता है, ग्रोथ हो रहा है बट धीरे धीरे ग्रोथ होता है, उसको हम कहते हैं लैग फेज। फिर उसके बाद अचानक से जो ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है उसको हम कहते हैं लॉग फेज। ये है इसका लॉग फेज, ठीक है। और फिर बाद में ये स्टेशनरी पे आ जाता है, ये है इसमें स्टेशनरी फेज। क्लियर हुआ? ठीक है। अब चलो हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि क्या है अरिथमेटिक ग्रोथ। ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड वाइल द अदर
डिफरेंशिएट और फिर वो परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं। इसमें जो कर्व बनेगा ये आपका लीनियर कर्व बनेगा। फॉर्मूला एल, ये डैश कुछ नहीं है बेटा, एल टी है ना, इसको मैं ऐसे लिख ही देती हूँ, एल टी इज इक्वल टू एल इनिशियल, ठीक है, प्लस आर एंड टी। एल टी क्या है, एल टी क्या है, लेंथ एट टाइम टी। जीरो क्या है भाई, लेंथ एट टाइम जीरो। आर क्या है, ग्रोथ रेट, कितना ग्रोथ हुआ है, इलोंगेशन कितना हुआ है वो एट टाइम टी। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने ले लिया, एक कोई एग्जांपल ले लो, मान लेते हैं एल टाइम टी है, ठीक है, लेंथ एट टाइम टी हमें निकालना है। इनिशियल में इसका लेंथ था 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बाद में जो है 1 घंटे के बाद या 1 मिनट के बाद हमें उसका लेंथ मिल रहा है, 1 घंटे के बाद, है ना, क्या मिल रहा है लेंथ, ये 1 सेंटीमीटर हमने उसका लेंथ और हमने मिला, ठीक है, ग्रोथ रेट 1 सेंटीमीटर 1 घंटे में इंटू 1। सो क्या हो जाएगा, एल टी क्या हो जाएगा, 5 + 1। सो एल टी जो है एट टाइम टी पे इसका ग्रोथ पहले कितना था, 5 था, अभी 1 घंटे के बाद कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये इसका लेंथ है। उसी तरह से जियोमेट्रिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो बोथ डॉटर सेल जो है वो कंटिन्यू करेंगे, डिविजन इसमें होते रहेगा। एम्ब्रायोनिक स्टेज में ये कॉमनली देखने को मिलता है। कर्व इसका सिग्मोइड होता है, ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। फॉर्मूला अगेन यहाँ पर जो है ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये इस तरीके से नहीं होगा, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इनिशियल नहीं सॉरी एट टाइम टी की हम बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू ये इनिशियल इनटू E/RT, है ना, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट होता है, जिसमें R क्या है भाई, R तो रिलेटिव ग्रोथ रेट है, B क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम है, ठीक है, ये हो जाता है ना। W हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, तो हमने ले लिया है वेट। इसमें कर्व कैसा होगा, सिग्मोइड कर्व होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे आ जाते हैं। कुछ टर्म है यहाँ पर, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन तो अभी आपको बता ही दिया है, तो ये क्या होता है, ये आपको प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। क्या चीजें होती हैं ये, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। सो डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं कि क्या हुआ जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, है ना, फर्टिलाइजेशन हुआ भाई, फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल बना जिसको हम कहेंगे जाइगोट। क्या हम कहेंगे इसको, जाइगोट कहेंगे, ठीक। अब ये जाइगोट जो है ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक जैसा काम कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कंटिन्यूअसली, ये डिवाइड किया, है ना, और डिवाइड करते 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 बहुत सारे सेल्स बना लिए, यूं बहुत सारे सेल्स बन गए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें से जो मैंने कहा था, इसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो क्या होगा, यहां से ये 4-5 सेल्स ने डिसाइड करा कि हम एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक। उसके अलावा इधर के 5 सेल्स को एक अलग काम दे दिया गया, इधर के 4 सेल को एक अलग काम दे दिया गया, ठीक है, इधर के कुछ सेल्स को अलग से काम दे दिया गया। तो ये जब स्पेशलाइज्ड फंक्शन हमने अनडिफरेंशिएटेड सेल को, अनडिफरेंशिएटेड मतलब उसको कोई काम नहीं दिया गया, उस सेल को अगर हमने कोई स्पेशलाइज्ड काम दे दिया गया है, उसको डिफरेंशिएट कर दिया गया है, ये कहलाता है डिफरेंशिएशन। हमने जब अनडिफरेंशिएटेड सेल को कोई स्पेशल फंक्शन दे दिया है परफॉर्म करने के लिए, तो हम कहेंगे कि वो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, डिफरेंशिएशन हो गया है उनके अंदर, ठीक। चलो जी, अब ये हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाता है, डी डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन कहने का मतलब क्या, ये देख प्लांट के अंदर हमने क्या कहा था, सेकेंडरी ग्रोथ होता है ना, तो सेकेंडरी ग्रोथ होता है मतलब ये आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे, कंटिन्यूअसली डिवाइड किए फिर मैच्योर हो गए, मैच्योर हो गए मतलब डिफरेंशिएशन हो गया, ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने लगे, ठीक है। अब इन फ्यूचर इनको जरूरत पड़ी कि नहीं,
अभी जो है मेरे अंदर कुछ कमी है, हमें अपने नंबर को और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के हम ये प्लांट जो बढ़ रहा है साइज में हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तब क्या होगा कि इन सारे सेल्स के अंदर, है ना, ये जो सारे सेल हैं जो डिफरेंशिएट हुए थे वो अपने डिवाइड करने की कैपेसिटी को रिमूव कर देंगे। तो इन बायोलॉजी डीई का मतलब होता है रिमूवल। रिमूवल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब स्पेसिफिक फंक्शन दे देना, तो स्पेसिफिक फंक्शन जो मिला था वो हमने छोड़ दिया। ठीक है, मुझे ढेर सारे पैसे मिले और साथ ही साथ जिम्मेदारी मिली, मैंने कहा रखो रखो अपना पैसा और अपनी जिम्मेदारी भी, मुझे नहीं चाहिए। शुरू में बड़ा खुशी खुशी ले लिया मैंने, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो क्या हुआ, नहीं नहीं इतना सारा तो हम नहीं हो पाएंगे, बहुत सारा जिम्मेदारी था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है, मुक्ति पा लिया मैंने, है ना। तो ये क्या हो गया है, स्पेसिफिक फंक्शन जो मिला था उसको रिमूव कर देने को हम कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में। तो अगर डी डिफरेंशिएशन हो गया है, फंक्शन खत्म हो गया है, मतलब वापस से सेल्स कैसे हो गए होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल हो गया होगा। कैसा हो गया होगा, वापस से सेल कैसा हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक सेल हो जाएगा। और फिर उसके बाद, है ना, ये वापस से कैसा सेल हो गया, सबके सब डे डिफरेंशिएट हो गए तो सबके सब फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल हो गए। मेरिस्टेमेटिक सेल हो गए तो ये फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर से क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लिया, अपना काउंट बढ़ा लिया, और काउंट बढ़ाने के बाद अब लगा कि हाँ अब जितनी जरूरत थी उतनी आ चुकी है, अब हम क्या कर सकते हैं, वापस से स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। दोबारा से हम स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के काबिल हो गए हैं, मतलब रीडिफरेंशिएशन हो गया है। ठीक है, तो दोबारा से अगर सेल मैच्योर हो जाए, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रीडिफरेंशिएशन कहेंगे। क्लियर हुआ, चलो जी। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं डिफरेंशिएशन, सेल्स फ्रॉम मेरिस्टेम मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, formation of tracheary element where cell lose protoplasm and develop in lignolosic wall। क्लियर है ना। एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है, स्पेसिफिक फंक्शन अगर परफॉर्म करने के लिए जैसी प्रॉपर्टी चाहिए वैसा हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, जैसे प्रोटोप्लाज्म को लूज करना है, न्यूक्लियस को डिवॉइड करना है, और ये सारी चीजें, तो वो हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन, सारे डिफरेंशिएटेड सेल डी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, याद रखना। ऐसा नहीं है कि मैं डिफरेंशिएट, कोई एक सेल जो है वो डिफरेंशिएट कर गया है, अब उसको मन है कि मैं वापस से मेरिस्टेमेटिक बन जाऊं, तो वो पॉसिबल है नहीं, सब में पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई, जैसे आपने जब टिश्यू में पढ़ा होगा कि जो आपका स्क्लेरिड होता है, जो उसका आपका स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है, वो कैसा होगा, वो आपका हो जाता है डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता, तो वो वापस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो वापस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम सेल को जिंदा तो चाहिए, न्यूक्लियस तो होना चाहिए, है ना। तो जो आपका पेरेन्काइमा है वो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वापस से कन्वर्ट हो सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना है ना, कि सारे डिफरेंशिएटेड सेल डी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। सो लीविंग डिफरेंशिएटेड सेल रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवाइड, formation of interfascicular cambium from parenchyma। interfascicular cambium याद है, कैम्बियम, fascicular vascular बंडल, है ना, उनके बीच में जो आपको देखने को मिलता है कैम्बियम, उसको हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। नेक्स्ट आ जाते हैं रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन मतलब जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स थे, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बन गए थे, उनको वापस से वो अपने डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज करेंगे और फिर बन जाएंगे रीडिफरेंशिएटेड सेल, जिसमें बनता है आपका सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, चलो जी। अच्छा, एक और चीज यहां पर याद रखना है कि जब डी डिफरेंशिएशन होता है उसके बाद जब रीडिफरेंशिएशन होगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि पहले जो डिफरेंशिएट होकर के बना था सेल वही दोबारा से बनेगा, कुछ भी बन सकता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल हो जाते हैं, है ना। तो रीडिफरेंशिएशन में प्रायर वाले के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है कि मैं पहले तो डिफरेंशिएट होके जाइलम बना था तो अभी भी डिफरेंशिएट होके जाइलम ही बनूंगा, ऐसा नहीं होता है।
चलो अब आते हैं कि ये एक चीज है, एक डायग्राम है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है और बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन खैर वैसे टेढ़ा मेढ़ा है तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन चलो इसको बहुत ही आसानी, कुछ भी नहीं है इस डायग्राम में, बड़ा आसान है ये, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो अभी हमने सारी चीजें बात कर ली हैं, बस यहाँ पे उन्हीं सारी चीजों को पुट करते जाएंगे और क्लियर होते जाएगा आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड। सबसे पहला, सेल्स जो है वो कैसा है, मेरिस्टेमेटिक है। सेल कैसा है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसमें ग्रोथ हो रहा है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म वगैरह का जो साइज वगैरह है वो सारी चीजें जो है ये बढ़ रही हैं, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रहा है। ठीक, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, उसके बाद जो है उसको स्पेसिफिक फंक्शन हमने परफॉर्म कर दिया है, दे दिया है, तो डिफरेंशिएशन हो गए, डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मेटिक ग्रोथ है बेटा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ है मतलब सेल का साइज बढ़ रहा है ना, एक्सपेंशन हो रहा है ना, इलोंगेशन हो रहा है ना। ठीक है, डिफरेंशिएट हो गया है, डिफरेंशिएशन हुआ है मतलब सेल को स्पेसिफिक फंक्शन दे दिया है, मतलब अब वो डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब अब वो मेच्योर हो चुका है, याद है। तो ये जो नीचे लिखा है ना, एक्सपेंशन, मैच्योरेशन, ये एक्चुअल में क्या है, फेजेस ऑफ ग्रोथ है। मेरिस्टेमेटिक फेज, एक्सपेंशन या और एनलार्जमेंट फेज एंड मैच्योरेशन फेज। ठीक है, और ये जो है ये उसका पूरा ग्रोथ दिखा रहा है कि पहले मेरिस्टेमेटिक था, फिर उसके प्लाज्मा जो है उसमें ग्रोथ हुआ, फिर उसको वो उसने स्पेसिफिक फंक्शन ले लिया तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब डिफरेंशिएट हो चुका है मतलब सेल्स जो है वो आपके मेच्योर हो चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं, उनको फंक्शन मिल चुका है, वो उम्र अपना काम करते जाएंगे, बूढ़े होते जाएंगे, और ये जो है उनके अंदर आ गया बुढ़ापा, ये बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा आने के बाद क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। बुढ़ापा आने के बाद क्या होगा, डेथ होगा ना। ठीक है, तो ये इस तरह से सेनेसेंस के बाद क्या आ जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक, ये क्या लिखा है, ये यहां से ऐसे वापस से क्या दिया है, तो ये आपको दिया है बेटा कि जो प्लाज्मेटिक ग्रोथ है जिसमें डिफरेंशिएशन हुआ है, वो डिफरेंशिएट होकर के डी डिफरेंशिएशन अगर हो जाए, डी डिफरेंशिएशन अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। तो ये भी तो चलता है प्लांट्स के अंदर, है ना। ठीक है, तो यही है इसके अंदर। अब इसके बाद जो है कुछ और चीजें हैं, जैसे कि क्या है, तो क्या क्या चीजें हैं जो जरूरी है आपके ग्रोथ के लिए, कंडीशन फॉर ग्रोथ, यहां पर हम बात कर लेते हैं, कंडीशन फॉर ग्रोथ। क्या क्या चाहिए भाई, ग्रोथ के लिए पानी चाहिए ना, बिल्कुल, पानी के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। ठीक है, प्लांट सेल का अगर साइज बढ़ रहा है, सेल का एनलार्जमेंट हो रहा है, तो उसके लिए प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है, प्रोटोप्लाज्म में पानी ही तो भरा हुआ है बहुत सारा, तो पानी तो चाहिए, सेल का साइज बढ़ेगा, इससे सेल सेल क्या हो जाते हैं, सेल टर्जिड हो जाते हैं वाटर की वजह से। ठीक है, उसकी वजह से उनमें ग्रोथ में एक्सटेंशन होता है ना, तो वाटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ वाटर जो है वो चाहिए आपको, बहुत सारे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए आपको वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, और दूसरा क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन। अभी हमने बात करा कि ऑक्सीजन तो चाहिए, है ना। क्यों चाहिए, क्योंकि हमने जो न्यूट्रिएंट्स यूज करना है उस न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तभी तो हम एनर्जी रिलीज करवा पाएंगे, तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन काम किसके ऊपर करेगा भाई, न्यूट्रिशन, मतलब जो भी इनका खाना है उसके ऊपर करेगा, तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक, इसके अलावा जो है लाइट, बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस होगा क्या, नहीं होगा, लाइट चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए, ग्रेविटी चाहिए, ग्रेविटी चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, सही टेम्परेचर पे सही से ग्रोथ होता है ये। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, है ना। अब यहाँ पर लाइट और ग्रेविटी हमने ऐसा क्यों लिखा है, दूसरा एक चीज देखो कि जब आपने सुना होगा कि प्लांट का जो रूट वाला पार्ट है वो ज्यादातर मोस्टली किधर ग्रो करता है, जमीन के अंदर, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, जबकि प्लांट का जो स्टेम वाला पार्ट है वो किधर ग्रो करता है, जमीन के ऊपर, है ना। ठीक है, तो ये जो है लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ चीजें लाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं, कुछ चीजें लाइट के अगेंस्ट ग्रो कर रहे हैं, कुछ चीजें ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ होता है, कुछ चीजों के अंदर ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रोथ होता है। जैसे अगर मैं रूट की बात करूं तो रूट जो है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करता है एंड अगेंस्ट द लाइट ग्रो करेगा। उसी तरह से अगर मैं शूट की बात करूं तो ये टुवर्ड्स द लाइट ग्रो होगा, ग्रोथ कराएगा। ठीक है, लेकिन
अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रोथ होता है इसके अंदर। क्लियर है? तो लाइट, ग्रेविटी, ये सारी चीजें जो है वो आपको चाहिए ही चाहिए। टेम्परेचर तो भाई चाहिए। तो ये हमने देखा क्या, ये जो पूरा है ये क्या है एक्चुअल में, ये हम बात कर रहे थे, ये डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं इसको लिख देती हूँ, है ना। ये क्या है, ये डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब जितने भी सारे चेंजेस हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनकी पूरी लाइफ साइकिल को लेकर के, वही कहलाता है उनका डेवलपमेंट। ठीक है, चलो जी, तो हमने ये सारी बात कर ली। अब हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी की। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी एक बहुत ही प्यारा सा फिनोमिनन है। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट देख करके हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, या फिर लाइफ के अलग अलग फेजेस में हो सकता है। तो प्लास्टिसिटी होता क्या है? देखो, प्लास्टिसिटी कहने का मतलब क्या है? ये प्लांट की वो एबिलिटी है जो अपने अलग अलग पाथवे, अपना अपना अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर को देखते हुए, या फिर लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में एक ही चीज के लिए अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब जैसे ये आपको फिलहाल कुछ समझ नहीं आया होगा, यहां पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ एक इमेज यहाँ पे देख लो, ये बड़ा प्यारा सा इमेज मुझे लगा तो मैंने यहाँ लगा दिया। वैसे इस इमेज का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखो, ये इसको अगर मैं लीफ की बात कर लूं, है ना, ये लेट्स सपोज दिस इज द लीफ। ठीक है, ये लीफ की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो कैसा ये आपको लीफ इस तरह का ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। कई बार क्या हो सकता है, सारे प्लांट्स में नहीं, कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करता है। वेरी कैसे कर सकता है? तो वेरी कर सकता है आपका, हो सकता है कि वो प्लांट जब अपने जुवेनाइल स्टेज में हो तो उनका लीफ का स्ट्रक्चर आपको अलग देखने को मिले, और जब वो मैच्योर हो चुका है, जब उसमें फ्लावर, फ्रूट, सीड आपको देखने को मिले, तब उसके अंदर अगर आप देखो उनका लीफ का शेप, स्ट्रक्चर, तो वो वेरी करेगा। तो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में उनके लीफ का शेप, स्ट्रक्चर जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक, ये कहलाएगा आपका प्लास्टिसिटी। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल हेट्रोफिल जो है, हेट्रोफिली, हेट्रोफिली क्या है? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। हेटेरो का मतलब ही क्या होता है बेटा? डिफरेंट होता है। हेटेरो का मतलब डिफरेंट, फिली का मतलब होता है लीव्स। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी का एक एग्जाम्पल है हेट्रोफिली, जिसमें आपको लीफ के अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलेगा एक ही प्लांट में, बट अलग अलग लाइफ के स्टेज है, या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर कुछ है उसके लिए। जैसे जैसे आपने, आप घर पे आप देखो, घर में धनिया पत्ता है, कोरिएंडर के लीव्स होते हैं, ठीक है, तो कोरिएंडर लीव्स जब उसमें कोरिएंडर नहीं लगा हुआ होता है, सीड लगने से पहले कोरिएंडर के लीव्स को आप देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, और जब लीव्स लगने के बाद जब आप कोरिएंडर को देखते हो तो उसका शेप, स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करता है। तो है तो धनिया का पत्ता ही है, तो कोरिएंडर ही ना, ठीक है, कोरिएंडर का ही पौधा है। अब उसी में लीफ का शेप, स्ट्रक्चर जो है वो वेरी कर रहा है अलग अलग लाइफ के स्टेजेस में, ये है हेट्रोफिली। ठीक, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता, सब में ऐसा देखने को नहीं मिलता। और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आ जाता है एक बटर कप। ठीक है, बटर कप है ना, एक कप में ले लो बटर आपको, या आप जैसे भी याद रख सकते हो। बटर कप जो है ये एक्चुअल में पानी में रहने वाला पौधा है। ठीक है, कप में हम लोग पानी रखते हैं, कप में हम लोग लिक्विड रखते हैं, है ना, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो कि ये जो बटर कप है ये आपको पानी में एक्वाटिक प्लांट आपको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये कैसा एक्वाटिक प्लांट है? ये कैसा एक्वाटिक प्लांट है? इसका कुछ पार्ट जो है वो पानी के अंदर है, और कुछ पार्ट जो है वो पानी के बाहर रहता है ना। तो जो पानी के अंदर है और जो पानी के बाहर है, इन दोनों पार्ट में, एक ही प्लांट में, अलग अलग स्टेजेस में भी नहीं, एक ही टाइम पे जो पानी के अंदर लीव्स मिल रहे हैं और जो पानी के बाहर लीव्स मिल रहे हैं, दोनों में फर्क है। जो पानी के बाहर लीव्स है वो आराम से ऐसा फैला हुआ प्यारा सा आपको देखने को मिलेगा। क्यों फैला रहेगा? ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा सनलाइट को ट्रैप करेंगे, ज्यादा सनलाइट को ट्रैप करेंगे, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। पानी के अंदर वो ऐसा 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 पॉइंटेड होगा, शार्प होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पानी के अंदर जब पानी का बहाव आएगा, आउच, है ना, जब पानी का बहाव आएगा तो क्या होगा, ये आपका चौड़ा सा है, अगर चौड़ा सा रहता तो ये इसको क्या करेगा,
तोड़ देगा, इसीलिए कैसा होता है, पॉइंटेड होगा। जब पॉइंटेड होगा तो पानी जब इसके ऊपर पड़ेगा, है ना, तो ये पानी इसको डैमेज नहीं कर सकता। देखो नेचर ने कितना प्यारा सा सोच करके सब कुछ बना रखा है हमारे लिए, ठीक है। सो ये इसको डैमेज नहीं करने देता है। तो बटर कप में क्या होगा, आपको जो पानी के अंदर मिलने वाले लीव्स हैं वो पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं, जबकि पानी के बाहर जो मिलने वाला लीव्स है वो सरफेस एरिया उसका बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, पानी है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, उसकी वजह से लीव्स जो है वो वेरी कर रहा है। जबकि जुवेनाइल फेज में और अडल्ट फेज में आपको अलग अलग लीफ के स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ये आपका इंटरनल फैक्टर है, ये आपका इंटरनल डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो प्लास्टिसिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल और फेजेस ऑफ लाइफ, उसको हम कहते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है हेट्रोफिली, ठीक है। ये इंटरनल डेवलपमेंट की वजह से हो सकता है। एग्जाम्पल आ जाएगा आपका कॉटन, कोरिएंडर एंड लैक्सपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, CLC, कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, है ना, ये मिलता है ना, ठीक है। सो कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, C से कॉटन, L फॉर लैक्सपर एंड C फॉर कोरिएंडर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल में बटर कप आ जाएगा या रैननकुलस इसका नाम है, ठीक। ये रहा आपका क्या, ये लेकर के आई हूं मैं आपकी एनसीईआरटी के इमेज, क्योंकि एग्जाम में तो एनसीईआरटी का इमेज आ सकता है। सो ये है, ये क्या है बेटा, ये आपका कोरिएंडर है, ये जो ये है ये है आपका कोरिएंडर, और ये क्या है, ये है आपका बटर कप, ठीक। ये देखो कोरिएंडर का लीव्स आपके जुवेनाइल स्टेज में कुछ ऐसा देखने को मिलता है और अडल्ट में ऐसा देखने को मिलता है। मैम हमने तो यही देखा, हाँ, क्योंकि आप मैच्योर वाला देख रहे होते हो ना, ठीक है। जब आप ऐसे फील्ड में जाओ जहां पर कोरिएंडर लगा हुआ है तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, क्लियर। उसके अलावा ये जो बटर कप है, ये देखो ये वाला जो पानी है, ये जो है ये वाटर हैबिटेट में ऐसा आपको देखने को मिलता है, उनकी लीव्स देखो इस तरह से पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं। जबकि जो टेरेस्ट्रियल वाला पार्ट होगा उसमें आपको कैसे देखने को मिलेंगे, यूं इस तरह से फैले हुए, बहुत सारा सरफेस एरिया के साथ, क्लियर हुआ। चलो जी, सो प्लास्टिसिटी हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत सारे हार्मोन्स। यस, हम वापस से आ गए हैं अपने हार्मोन पे, जो कि बहुत ही बच्चों को लगता है थोड़ा सा टफ, क्योंकि चीजें याद होती नहीं है ना। कभी लगता है कि कौन कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया, सो ऑक्सीजन को आइसोलेट किसने किया, ठीक है। ये सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें होता है बच्चों को कंफ्यूजन, तो वो हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो होते हैं प्लांट के हार्मोन, ठीक है। बट इसको हम प्लांट हार्मोन कह सकते हैं बट कहते नहीं हैं, हम इसको क्या कहते हैं, प्लांट के ग्रोथ के रेगुलेटर्स। क्यों कह सकते हैं बट कहते नहीं हैं, क्योंकि हार्मोन जो है, हमने अपनी बॉडी के लिए हार्मोन टर्म यूज किया है, और हार्मोन जो है वो ब्लड में पोर किया जाता है, ट्रेस अमाउंट में चाहिए, टारगेट एरिया तक ब्लड के थ्रू जा रहा है, एक स्पेसिफिक ग्लैंड है जो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, तो हमने उसको हार्मोन नाम दिया है। यहाँ पर स्पेसिफिक ग्लैंड की बात नहीं होता है, कुछ पार्ट है जहां पर आपको ये प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर सिक्रीट होते हैं, ब्लड एंड ऑल इस तरह की कोई सिस्टम नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जो है हम इसको प्लांट हार्मोन कह सकते हैं, बट बेटर वर्ड हम क्या यूज करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करे उसको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। सो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, और प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है रेगुलेट कैसे कर सकते हैं भाई, या तो ग्रोथ करा के या तो ग्रोथ को रोक करके। रेगुलेट तो दोनों तरीके से किया जा सकता है ना, या तो ग्रोथ करा दो या ग्रोथ को रोक दो, दो तरीकों से हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो जो ग्रोथ कराता है उसको हम कहेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। और जो रोकता है उसको हम क्या कहेंगे, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर।
प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के अंदर आपके 3 हार्मोन आ जाते हैं। एक आ जाता है ऑक्सिन, एक आ जाता है जिब्रेलिन और एक आ जाता है आपके साइटोकाइनिन। और तीसरा क्या है? साइटोकाइनिन। है ना? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के अंदर आपको 2 आ जाएंगे। एक आ जाएगा एब्सिसिक एसिड और दूसरा आ जाता है इथिलीन। दूसरा क्या आ जाता है? दूसरा आ जाता है इथिलीन। इथिलीन ध्यान रखना, इथिलीन इनहिबिटर एंड ग्रोथ प्रमोटर दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, तो अगर बोथ ऑप्शन आता है आपके एग्जाम में तो आप बोथ को लगाओगे, और अगर दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो हम उसको इनहिबिटर ही सेलेक्ट करेंगे, उसको फिर प्रमोटर सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चंस जो हैं वो ध्यान रखना है कि क्या सही है, ये लगाने की जरूरत हमेशा नहीं होती। क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट है आंसर, वो करना होता है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? देखो, सही में तो बोथ हो जाएगा। इथिलीन के केस में तो इनहिबिटर एंड प्रमोटर दोनों की तरह काम करेगा। बट अगर दोनों ऑप्शन दे रखा है लेकिन बोथ नहीं है, तो आपको दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इनहिबिटर के लिए क्या हो जाता है? इथिलीन के लिए क्या हो जाता है? इनहिबिटर, मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्लियर है? चलो जी। सो मुझे लगता है कि ये क्लास हम लोगों को यहीं पे वाइंड अप कर देना चाहिए, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक करके सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हमें देखना है, छोटा सा टॉपिक है फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन, एंड फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो बहुत अच्छे से ध्यान से रखिए अपने आप को, अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कभी भी कमेंट करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।